Assalamu alaikum, 5th class. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your English books, page number 7. Page number 7 पर बेटा we have word sentences. ठीक है, word sentences हमने नहीं किए थे, word sentences हमने करने थे. सबसे पहले वर्ड सेंटेंसेस कर लेते हैं. देख लें आप क्वेश्चन नंबर बी जो है हमारे पास. यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो डेट यू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन. यू विल फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी. आपने क्या करना है, आपने वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना है और ऐसे यूज़ करना है कि आपको पता चल जाए कि इनके मीनिंग्स भी क्या हैं. ठीक है, हम किस तरह से राइट करेंगे, आप अपनी नोटबुक्स ओपन कीजिए जल्दी से. मेंशन द टॉपिक, मेंशन क्लास वर्क, डेट, डे, ड्रॉ साइड लाइन्स. आपने 3 कॉलम बनाने हैं, एक वर्ड्स का, एक मीनिंग्स का और एक सेंटेंसेस का. ओके, वर्ड्स वाले कॉलम में आपने सबसे पहले आपका फर्स्ट वर्ड है बल्जिंग. ठीक है, बल्जिंग का मीनिंग क्या होता है, स्वेलिंग आउटवर्ड्स, यानी कि फूला हुआ, बाहर को निकला हुआ. आई हैव मेड सेंटेंस कि हर बैग्स वर बल्जिंग विथ शॉपिंग, कि उसके बैग्स शॉपिंग की वजह से फूले हुए थे, बहुत भरे हुए थे. ठीक है, रिलक्टेंटली, अनविलिंगली यानी कि ना चाहते हुए. टीचर रिलक्टेंटली एग्रीड फॉर अ गेम पीरियड, टीचर ना चाहते हुए गेम पीरियड के लिए राज़ी हुई. इनरैप्चर्ड डिलाइट यानी कि बहुत खुश होना. वी वर इनरैप्चर्ड बाय हर सिंगिंग, हम उसकी जो गायकी थी उसके गाने से बहुत खुश हुए. सरप्टिशियसली, सीक्रेटिवली. सरप्टिशियसली का क्या मीनिंग होता है, सीक्रेटिवली यानी कि खामोशी के साथ, राज के साथ. ठीक है, ओसाफ सरप्टिशियसली वेंट आउट ऑफ द रूम, ओसाफ खामोशी के साथ, सीक्रेसी के साथ कमरे से बाहर निकल गया. ऑब्लिवियस, अनअवेयर यानी कि जिसको अभी, अनअवेयर यानी कि कुछ जान पहचान ना होना, यानी कि कुछ ना जानना. किसी चीज़ के बारे में अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो आप कहते हैं कि मैं अनअवेयर हूँ. ठीक है, आई एम ऑब्लिवियस, मैं अनअवेयर हूँ, मुझे नहीं पता. अब्दुल्ला इज़ ऑब्लिवियस टू एवरीथिंग, अब्दुल्ला को किसी चीज़ के बारे में कोई पता नहीं है. फॉर एग्जांपल घर में कोई बात चल रही है आजकल तो और अब्दुल्ला को नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे कि अब्दुल्ला इज़ ऑब्लिवियस टू एवरीथिंग. नेक्स्ट है हमारे पास इनहेबिटेंट्स. इनहेबिटेंट्स का क्या मीनिंग है, पर्सन और एनिमल हु लिव्स इन अ प्लेस, कोई शख्स या जानवर जो किसी जगह पे रहता है वो वहाँ का इनहेबिटेंट होता है. ठीक है, यानी कि मकीन को, किसी जगह में रहने वाले मकीन को हम इनहेबिटेंट्स कहते हैं. तो मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, हाउ मेनी इनहेबिटेंट्स आर देयर इन छतर क्लास. छतर क्लास में कितने मकीन हैं, छतर क्लास में कितने रहने वाले हैं, कितने लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं. डॉडलिंग स्लोली, डॉडलिंग का क्या मीनिंग है, आराम आराम से. ठीक है, बहुत सुकून के साथ, बहुत जल्दी में कोई काम नहीं हो रहा, बहुत आराम आराम से हो रहा है. स्टॉप डॉडलिंग एंड हरी अप, वी आर लेट, आराम करना छोड़ दो, जल्दी जल्दी करो, तेज़ी के साथ काम करो. वी आर लेट, हरी अप, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कन्फेटी. कन्फेटी मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर यूज्ड फॉर सेलिब्रेशन. बेटा आपने देखा होगा कि जब कोई आजकल शादियां होती हैं या आप देखते होंगे बर्थडेज होती हैं तो एक वो होता है ना, एक आप उसे कहते हैं जो कलर्ड पेपर्स का आपके पास एक बॉक्स सा मिलता है, आप उसको जो है रोटेट करते हैं तो उसके अंदर से जो है वो कलर्ड पेपर्स का जो है एक ज़्यादा सा जो है वो ब्लास्ट होता है, उसको कहते हैं कन्फेटी. यानी कि स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर्स जो कि हम शादियों वगैरह पे या किसी भी चीज़ की सेलिब्रेशन करने के लिए, बर्थडेज़ की, किसी ने कोई गेम विन की है उसके लिए हम उसकी सेलिब्रेशन करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, थ्रो करते हैं उनके ऊपर. द विनिंग टीम वॉज शॉवर्ड विथ कन्फेटी, जीतने वाली टीम के ऊपर कन्फेटी शॉवर की गई, फेंकी गई. और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बुक में तो है ऑब्लिवियस का ही, लेकिन ऑब्लिवियस हमारे पास पार्ट ई में भी है और उसका सेंटेंस हमने ऑलरेडी बना लिया है. ठीक हो गया बेटा. नेक्स्ट आप आ जाएं अब अपनी वर्कबुक पे, पेज नंबर 3. वर्कबुक पेज नंबर 3 में आपके पास है नेम द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क्स. आपने पंक्चुएशन मार्क्स आपको दिए हुए हैं, आपने उनका नेम बताना है. ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए पार्ट नंबर ए में जो आपको पंक्चुएशन मार्क दिया गया है वो है आपके पास, आपको पता होगा ये क्या है पंक्चुएशन मार्क, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क. ठीक है, आपने इसका नेम यहाँ पे राइट कर देना है. बेटा नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ एक छोटा सा कॉमा, तो इसको हम कॉमा ही कहते हैं, तो हमने इसका नेम राइट कर देना है कॉमा. पार्ट सी में जो हमें दिया हुआ है इसको हम कहते हैं सेमी कॉलन, आपने उसका नेम राइट कर देना है SEMICOLON, सेमी कॉलन. नेक्स्ट है हमारे पास एक डॉट दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं फुल स्टॉप, जो कि हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तब हम इसको यूज़ करते हैं, तो हमने वहाँ पे लिख देना है फुल स्टॉप.
पार्ट नंबर ई में इन्वर्टेड कॉमास हमें दिए हुए हैं। इन्वर्टेड कॉमास हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने कोई कोटेशन जो है वो राइट करनी होती है, किसी के अल्फाज को मनो अन यानी कि एज इट इज़ उठा के राइट करना हो तो हम इन्वर्टेड कॉमास में राइट करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ के साथ हम अगर अपोस्ट्रोफी लगाएं और उसके आगे हम एस लगा दें तो उस वर्ड के साथ का, के या की में से कोई एक वर्ड जो है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी अपोस्ट्रोफी के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन हम जो है ज़्यादातर यही वाला यूज़ करते हैं, तो हमें इसी का पता है। फर्स्ट है क्वेश्चन मार्क, जो आपके किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड पे यूज़ होता है। नेक्स्ट है कॉमा, जो अगर आपके कोई सेंटेंस है उसके पार्ट्स हैं तो उस पार्ट्स के बीच में जो है वो कॉमा यूज़ होता है। अगर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा और उस सेंटेंस के पार्ट्स हैं तो आप उन पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेमी कॉलन, ये भी सेंटेंस के दो डिफरेंट सेंटेंसेस हों, कंप्लीट सेंटेंसेस हों और उनको आपने एक ही सेंटेंस के अंदर राइट करना हो तब आप सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फुल स्टॉप, जो हमारे सेंटेंस के एंड पे यूज़ होता है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमा, जिसका मैंने आपको बता दिया कि कोई कोटेशन आपने राइट करनी हो तो उस कोटेशन को एज इट इज़ राइट करने के लिए हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में राइट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का आपको यूजेज पता है, किसी भी चीज़ के साथ अपोस्ट्रोफी और आगे एस लगा दें तो उस वर्ड के साथ का, के या की में से कोई एक वर्ड जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए बेटा आपका है ब्रश अप योर इंग्लिश। हमारे पास एक पोएम दी हुई है बेटा। क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू रीड द पोएम विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक? क्या आप ये पोएम पढ़ सकते हैं विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक? अब मिस्टेक किस तरह की हो सकती है बेटा? मिस्टेक, अब देखिए हमारे पास इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास एक ही तरह के वर्ड्स होते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखते हैं, पढ़ते हैं पोएम, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। I take it you already know of tough and bow and cuff and do, ठीक है। अब देखिए आपके पास बेटा, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। टफ एंड bow and cuff, sorry, कफ एंड नो। देखिए बेटा ये वो सिर्फ वर्ड्स हैं, इसके एंड पे भी आप देख रहे होंगे OUGH आ रहा है, इसके एंड पे भी OUGH आ रहा है, इसके एंड पे भी OUGH आ रहा है और इसके एंड पे भी OUGH आ रहा है, लेकिन इन सब की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। टफ एंड बाउ, जिस तरह काउ, बाउ, कफ एंड डो। डो में आपको कैसे डो इस तरह कर दें, देखें इसके एंड पे भी OUGH आ रहा है लेकिन इसको हम कैसे पढ़ते हैं? टफ, ठीक है। इसके एंड पे भी OUGH आ रहा है लेकिन हम इसको बफ नहीं पढ़ते, हम इसको कहते हैं बाउ, काउ, बाउ, ठीक है। इसके एंड पे भी OUGH आ रहा है लेकिन हम इसको पढ़ते हैं कफ, टफ, कफ। और इसके एंड पे भी OUGH आ रहा है बट हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? डो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, अदर्स में स्टम्बल बट नॉट यू ऑन हिकअप, थॉरो, लॉफ एंड थ्रू। अब यहां पे मैं आपको दिखाती हूं, अदर्स में स्टम्बल बट नॉट यू on hiccup, thorough, lock and through। अब आप यहाँ पे देखें, OUGH, 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 OUGH। बेटा ये पोएम आपकी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के पर्पस से लिखी गई है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी एंड पर एक ही तरह के जो एंडिंग लेटर्स हैं वो सेम हैं, ठीक है, बट इनकी प्रोनाउंसिएशन इनकी भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इसको हम क्या पढ़ते हैं? हिकअप, क्या पढ़ते हैं? हिकअप। इसको पढ़ते हैं थॉरो, ठीक है। इसको पढ़ते हैं लॉक,
इसको पढ़ते हैं थ्रू, थ्रू यू के साथ कर दें। Others may stumble but not you on hiccup, thorough, lock and through. ठीक? Well done. And now you wish perhaps to learn of less familiar traps. अच्छा, सबसे पहले हम ज़रा इसकी रीडिंग के साथ ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि इस पोएम में बता क्या रहे हैं। I take it you already know. कह रहे हैं कि मुझे पता है कि आपको ऑलरेडी पता है। Of tough and bow and cuff and do. कि किसके बारे में, कि आपने इन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है। कैसे प्रोनाउंस करना है? टफ एंड बाउ एंड कफ एंड डो। अदर्स में स्टम्बल बट नॉट यू, बाकी सब तो जो है वो परेशान हो सकते हैं, बाकी सब तो फतल सकते हैं इन वर्ड्स को देख के, लेकिन आपने नहीं फतलना, ठीक है? आपने परेशान नहीं होना क्योंकि आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। ऑन हिकअप, थॉरो, लॉक एंड थ्रू। हिकअप पे, कि हिकअप की इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है? हिकअप, थॉरो, लॉक एंड थ्रू। वेल डन, शाबाश। एंड नाउ यू विश परहैप्स, और अब शायद आप जो है विश करते होंगे, टू लर्न ऑफ लेस फैमिलियर ट्रैप्स, कि आप अब कोई ऐसे वर्ड्स अब आप सीख लें जो कि थोड़े से कम मुश्किल हों, ठीक है, और आपने कम से कम सुने हुए हों। बी वेयर ऑफ हर्ड, अ ड्रेडफुल वर्ड। अब यहाँ पे देखें, कह रहे हैं बी वेयर ऑफ हर्ड, यानी कि ये जो वर्ड है ना हर्ड, इससे बच के रहना, इससे ज़रा संभल के रहना। क्यों? कि ये एक बहुत ड्रेडफुल वर्ड है, ये बहुत कोई मुश्किल सा वर्ड है, ठीक है, बड़ा अजीब सा वर्ड है। वो क्यों? क्योंकि डैट लुक्स लाइक बियर्ड, BEARD, एंड साउंड्स लाइक बर्ड। ये देखें, बी वेयर ऑफ हर्ड, अ ड्रेडफुल वर्ड। आपने इस वर्ड से बहुत होशियार रहना है। क्यों? क्योंकि ये लगता तो इसके जैसा है, इस बियर्ड के जैसा। देखिए, इसके भी एंड पे EARD आ रहा है, इसके एंड पे भी EARD आ रहा है, तो लगता है जैसे ये तो सेम वर्ड्स हैं, जैसे ये तो एक जैसे लफ्ज़ हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, लेकिन नो। बी वेयर ऑफ हर्ड, अ ड्रेडफुल वर्ड। इस वर्ड से बहुत होशियार रहना है, ये बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है कि लगता तो बियर्ड जैसा है लेकिन साउंड इसकी कैसी है? बर्ड जैसी। हर्ड, बर्ड, ठीक है। देखिए, इसकी स्पेलिंग में और इसकी स्पेलिंग में बहुत डिफरेंस है। इसमें तो EARD आ रहा है और इसमें IRD आ रहा है। इसके और इसके स्पेलिंग्स मैच करते हैं, बट इनकी साउंड्स मैच नहीं करती। साउंड्स किसकी मैच करती हैं? इन दोनों की, हर्ड, बर्ड, ठीक है। एंड डेड, इट्स सेड लाइक बेड नॉट बीट। अब देख लें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। डेड, इट्स सेड लाइक बेड नॉट बीट। एंड डेड, अब इससे भी आपने होशियार रहना है, इस वर्ड से भी। क्यों? कि ये लगता तो कि इसकी जो साउंड है वो किसके जैसी है? बेड जैसी, डेड, बेड। लेकिन इसके देखें, इसके जो एंडिंग वर्ड्स हैं और इसके जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो सेम है। एंडिंग लेटर्स इसके और इसके सेम हैं, बट इन दोनों की साउंड सेम है। इसको हम पढ़ते हैं डेड, इसको हम पढ़ते हैं बेड, डेड, बेड। इन दोनों की जो साउंड्स हैं वो सेम हैं। ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, बट इनके स्पेलिंग्स सेम है। इसको हम पढ़ते हैं बीट। क्या पढ़ते हैं? बीट। लेकिन आप इसको डीड नहीं पढ़ेंगे, ओके। डीड की स्पेलिंग ये होते हैं, ओके। आप इसको डीड नहीं पढ़ेंगे, इसको आप बीट पढ़ रहे हैं ना, EAD, BEAD, बीट। इसको आप डीड नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे डेड, जिस तरह इसको आप पढ़ते हैं बेड, ओके। That looks like beard and sounds like bird, and dead, it said like bed not beat. For goodness sake don't call it deed। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि DEAD को आप डेड पढ़ेंगे, जिस तरह आप बेड की साउंड निकालते हैं इसी तरह आप डेड की साउंड निकालेंगे, ठीक है। बीट की तरह नहीं पढ़ना, बीट की तरह इसको डीड नहीं पढ़ देना, ठीक है। वो यही कह रहे हैं कि फॉर गुडनेस सेक डोंट कॉल इट डीड, प्लीज़ खुदा के लिए इसको डीड नहीं पढ़ना, ओके। वॉच आउट फॉर मीट एंड ग्रीट एंड थ्रेट। अब ये देखें, सॉरी, फॉर वॉच आउट फॉर मीट एंड ग्रेट एंड थ्रेट। मीट, ग्रेट एंड थ्रेट, THREAT, थ्रेट। दे राइम विथ स्वीट एंड स्ट्रेट एंड डेट। अब ये देखें बेटा,
मीट की जो साउंड होगी वो किसकी जैसी है, स्वीट की तरह, ठीक है। ये सूट नहीं लिखा हुआ, मीट स्वीट, ग्रेट स्ट्रेट, थ्रेट डेट। आप ये देखें, ई ए टी, ई ए टी, ई ए टी, इन सब के एंडिंग लेटर्स जो हैं वो सेम हैं, बट इन सब की साउंड्स डिफरेंट हैं। मीट स्वीट, ग्रेट स्ट्रेट, थ्रेट डेट। तो अब ज़रा आप देखें तो आपको पता चलेगा, वॉच आउट फॉर मीट एंड ग्रीट एंड थ्रेट, वॉच आउट फॉर मीट एंड ग्रेट एंड थ्रेट, मीट ग्रेट और थ्रेट के लिए भी आप होशियार रहें। दे राइम विथ स्वीट एंड स्ट्रेट एंड डेट, कि मीट की जो मीट जिस वर्ड से राइम करता है वो है स्वीट, ग्रेट जिस वर्ड से राइम करता है वो है स्ट्रेट, और थ्रेट जिस वर्ड से राइम करता है वो है डेट, ठीक है। डेब्ड नहीं कहेंगे, बी की साउंड नहीं आएगी, डेट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ मॉथ इज नॉट अ मॉथ इन मदर, ठीक है, नॉर बोथ इन बॉदर, ब्रोथ इन ब्रदर। अब ये देखें बेटा, ये लिखा हुआ है हमारे पास मॉथ, ठीक है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है, मॉथ हम किसको कहते हैं, छोटी मक्खियों को कहते हैं। लेकिन जब आप मदर में यही MOTH यूज़ करते हैं तो ये है मॉथ, लेकिन यहाँ पे मद की आवाज़ आती है, मीम दाल मद की, ठीक है। मॉथ की आवाज़ नहीं आती, ठीक है। वैसे तो इसकी साउंड मॉथ है, अगर हम इसको अकेला पढ़ें तो ये मॉथ पढ़ेंगे, लेकिन जब हम मदर में इस वर्ड को यूज़ करते हैं तो हम इसको मद की सेंस में यूज़ करते हैं। इसकी साउंड मद निकलती है, मॉथ नहीं निकलती। आप मॉथर नहीं कहते, आप मदर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह बोथ है, ठीक है, लेकिन बोथर नहीं कहते आप। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं बॉदर, ठीक है, लेकिन ये जब हम इसको अकेला पढ़ते हैं तो हम कहते हैं बोथ। आपको समझ आ रही है क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि मैं आपको अगेन बताती हूँ, ये हमारे पास एक वर्ड है मॉथ, ठीक है। बट जब हम इसी वर्ड को इस वर्ड में देखते हैं तो हम इसको मॉथ नहीं पढ़ते, मॉथर नहीं कहते, हम इसको कहते हैं मदर। मद की आवाज़ निकलती है, ठीक है। यहाँ पे ये मॉथ बनता है, लेकिन यहाँ पे ये मद बनता है। इसी तरह यहाँ पे ये बोथ बनता है, बट इसी में जब ये आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोध, ठीक, बोदर, बोदर हम कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास था ब्रॉथ। जब सेपरेटली पढ़ेंगे तो ये साउंड निकलेगी, लेकिन जब हम इस वर्ड के अंदर पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, ब्रद। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेपरेटली पढ़ रहे हैं तो ये साउंड निकल रही है, लेकिन जब हम किसी और वर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये साउंड निकल रही है। डन? ओके। एंड हेयर इज नॉट अ मैच फॉर देयर, नॉट डियर एंड फियर फॉर बियर एंड पियर, ठीक है। अब देखें, हेयर इज नॉट अ मैच फॉर देयर, अब हेयर की साउंड देयर के साथ मैच नहीं करती। नॉट डियर एंड फियर फॉर बियर एंड पियर, और ना ही डियर फियर बियर पियर की। And then there is does and rows and lows, just link them up and goose and choose। अब यहाँ पे आपके पास वर्ड्स हैं, अब इनकी साउंड्स जो है थोड़ी सी सेम है, जैसे कि डियर फियर बियर पियर, डोज रोज लोज, goose choose, fine। and cork and work and card and word and font and front and word and sword and do and go and thought and cart, come come I've hardly made a start, a dreadful language man alive, I had mastered it when I was 5। ठीक है बेटा, अब आपके पास ये राइमिंग वर्ड्स हैं। मैं आपको इन तमाम राइमिंग वर्ड्स की एक बता देती हूँ। मेरे पास ये इनकी प्रोनाउंसिएशन है। सबसे पहले आप देख लें, आपके पास लिखा हुआ है टफ, यू प्रोनाउंस इट एज इन कफ। बाउ काउ की तरह प्रोनाउंस होता है, जिस तरह काउ पढ़ते हैं इस तरह बाउ पढ़ते हैं। कफ
ठीक है, जिस तरह टफ पढ़ते हैं ना, टॉफ़ी के अंदर टफ़ी टफ जिस तरह होता है, इसी तरह कफ होगा। डो स्लो, हिकअप थोरो, लॉक थ्रू, हर्ट बियर्ड, बीट मीट, ग्रेट थ्रेट, डोज रोज, लोज गूज, चूज, कॉर्क, वर्क, कार्ड, वार्ड, सोर्ड, थॉट। ठीक है, ये हमारे पास सारी प्रोनाउंसिएशन है। आपने इस पोएम को मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट 5 टाइम्स पढ़ना है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो सके। ठीक है, you have to read the poem without making a mistake. Fine? Okay, now move on to next page, page number 4. पेज नंबर 4 पे बेटा हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, मेक लिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रेंज राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। आपने इस पोएम में जितने भी राइमिंग वर्ड्स देखे हैं आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है, बट वो लिस्ट आप अपनी बुक पे ही बना लें। ठीक है, मतलब उसको नीचे कॉपी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, हम इसको कॉपी पे नोटबुक पे नोट नहीं कर रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट है आपके पास यूजिंग द डिक्शनरी, पुटिंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ ईजी, ट्राई दीज। आपने वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है राइट करना है। हमने ये 4th क्लास में भी किया था, मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अपनी तरफ से वर्ड्स लेती हूँ। मेरे पास एक वर्ड है कॉफ़ी, एक है डेड, एक है बीट, एक है जू, और ज़रा अज़ान ख़त्म होती है तो हम दोबारा पढ़ते हैं। जी बेटा, मेरे पास एक सेट ऑफ वर्ड ये है और एक सेट ऑफ वर्ड ये है। हमने इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। पहले हम इनको कर देते हैं और बाद में हम इनको करेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बहुत ही इजी है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने A to Z पढ़नी है। ठीक है, आप सबसे पहले देख लें आपके पास जो सेट ऑफ वर्ड दिया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे सेट ऑफ वर्ड जो दिए हुए हैं वो ये दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड्स है। आपने इन 5 वर्ड्स को अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में राइट करना है। ठीक है, अब देखें आप सबसे पहले आप देख लें कि आपके जो फर्स्ट लेटर्स हैं तमाम वर्ड्स के वो सेम हैं या नहीं हैं। फॉर एग्जांपल C D B Z और Y, C D B Z और Y, ये सब सेम लेटर्स तो नहीं है ना, फर्स्ट लेटर्स जितने भी हैं वो सेम तो नहीं हैं, तो इसलिए ये तो बहुत इजी हो जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है, आपने जस्ट देखना है कि इनमें से कौन सा अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, आपने उस वर्ड को पहले राइट कर देना है। फॉर एग्जांपल ए वाला कोई वर्ड यहाँ पे नहीं है। ए के बाद क्या आता है बी, तो बी वाला वर्ड कौन सा है हमारे पास, बीट, तो हमने इसको नंबर 1 पे राइट करना है। बी के बाद क्या आता है सी, तो हमने इसको नंबर 2 पे राइट करना है। सी वाला हमारे पास ये वर्ड है। सी के बाद क्या आता है डी, डी वाला हमने वर्ड नंबर 3 पे राइट करना है। डी के बाद क्या आता है ई एफ जी एच आई और अप टू सो ऑन जाते जाते जब आप पढ़ते जाएंगे तो वाई और पहले आता है और जेड बाद में आता है, तो इसका मतलब है कि 4th पे ये आएगा और 5th पे ये आएगा। ठीक है, तो आपने इनको अल्फ़ाबेटिकली राइट कर देना है। पहले बीट लिखना है, फिर उसके बाद कॉफ़ी, फिर डेड, फिर यॉन और फिर जू। डन। ये तो हमारे पास हो गए वो वाले वर्ड्स जिनके फर्स्ट लेटर सेम नहीं थे, तो इसलिए ये इजी था। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ी सी ट्रिकी जो वर्ड्स हैं उनकी तरफ। आपके पास ये सेट ऑफ वर्ड है। ठीक है, आपने इनका देखना है कि इनके फर्स्ट लेटर्स चेक करें, फर्स्ट लेटर सेम है। हाँ भाई, फर्स्ट लेटर तो सारे सेम हैं। इसका मतलब है कि फ़र्स्ट लेटर की बेस पर तो हम इन्हें अल्फ़ाबेटिकली सेट नहीं कर सकते, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं कर सकते। सेकंड लेटर्स ज़रा सबके चेक करें, सेकंड लेटर सबके सेम है। ए ओ ओ ओ नहीं, सेकंड लेटर सबके सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम सेकंड लेटर की बेस पे अरेंज कर सकते हैं। ऐसा ही है ना। अब आप देख लें आपके पास सेकंड लेटर में कौन कौन से हैं, ए है, ओ राइट। अब आप देख लें आपके पास 2 लेटर्स हैं जो दो वर्ड्स हैं जो ए वाले हैं और 3 हैं जो हमारे पास ओ वाले हैं। अब आप इन दोनों में से देखें, इन दोनों में से पहले कौन सा आता है, ए आता है या ओ आता है, ए आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों सेट ऑफ वर्ड्स हैं इनमें से कोई एक होगा जो पहले और दूसरे नंबर पे आएगा, कोई एक होगा जो पहले पे आएगा और कोई जो दूसरा रह जाएगा वो दूसरे नंबर पे आएगा, और जो बाकी रह जाएंगे वो 3rd 4th और 5th नंबर पे आएंगे। राइट। अब आप देख लेते हैं कि आपके पास जो ए वाले जो वर्ड्स हैं उनमें से कौन सा फर्स्ट पे आएगा और कौन सा सेकंड पे आएगा। ठीक है,
आप देख लें, अब आपके पास ये भी ए है और ये भी ए है, तो इन दोनों में जब हम कंपटीशन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों में से हम सेकंड लेटर की बेस पर अल्फ़ाबेटिकली इनको अरेंज नहीं कर सकते, तो हम थर्ड लेटर को देखेंगे। थर्ड लेटर इसमें है आर और इसमें है के, राइट। एक है आर, ठहरे, एक है आर और दूसरा है के। एक है CAR और एक है CAK। अब CA और CA तो दोनों में सेम है ना, तो हमने R और K की बेस पे देखना है। अब आप चेक करें कि R पहले आता है या K पहले आता है। ABCDEFGHIJK, K पहले आता है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो वर्ड है, जो CAK वाला, ये फर्स्ट पे आएगा और उसके बाद CAR वाला जो है वो सेकंड पे आएगा। सेकंड पे ये क्यों आ रहा है, थर्ड फोर्थ या फिफ्थ पे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसका सेकंड लेटर जो है वो ए है, बाकियों के तो ओ है ना, तो इसका मतलब है कि वो तो ऑटोमेटिकली थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे ट्रांसफ़र हो गए, वो सेकंड नंबर पे नहीं आ सकते। फर्स्ट पे और सेकंड पे हमने अल्फ़ाबेटिकली चलना है, तो हमने देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली कौन से जो वर्ड होगा वो फर्स्ट पे आएगा, कौन सा वर्ड सेकंड पे आएगा, ठीक है। फर्स्ट पे क्या आ गया, CAKE केक, सेकंड पे कौन सा आ गया, CARE केयर, डन। उसके बाद आ जाएं आप, वेट अ सेकंड में रेज कर देती हूँ ज़रा। अच्छा, पीछे आपके पास कौन सा रह गया, एक ये रह गया, एक ये रह गया और एक ये रह गया, डन। अब आप इनमें चेक करें, इसका CO यानी कि इन तीनों की बेस पर, इन तीनों में जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड लेटर्स हैं, इनकी बेस पर तो हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों जो वर्ड्स हैं इनके फर्स्ट और सेकंड लेटर सेम है। हमने चेक करना है अब थर्ड लेटर, ठीक है। इसमें थर्ड लेटर क्या है, O, इसमें थर्ड लेटर क्या है, P, और इसमें थर्ड लेटर क्या है, M। अब हम थर्ड लेटर की बेस पे चेक करेंगे कि थर्ड लेटर की बेस पर हमारे पास इन तीनों में से कौन सा किस नंबर पे आता है। चेक करें ज़रा, ABCDEFGHIJKLM, यानी कि M वाला पहले आ गया, NOP, यानी कि M पहले आता है, O सेकंड पे आता है और P थर्ड पे आता है, तो COME आ जाएगा हमारे पास थर्ड नंबर पे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पे तो ये है ना, थर्ड पे ये आ गया। COOK कुक जो है वो हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ गया, और COPY जो हमारे पास कॉपी है वो फिफ्थ नंबर पे आ गया, डन। इस तरह हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। हम देखते हैं कि अगर फर्स्ट लेटर सेम है तो हम चेक करेंगे सेकंड लेटर सेम है या नहीं है। अगर सेकंड लेटर भी सबका सेम है तो हम चेक करेंगे कि थर्ड लेटर सबका सेम है या नहीं है। अगर थर्ड लेटर भी सबका सेम है तो हम चेक करेंगे कि फोर्थ लेटर सबका सेम है या नहीं है। हमने देखा कि भाई फोर्थ लेटर तो सेम नहीं है, ठीक है, तो हम फोर्थ लेटर की बेस पर जो है हम इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाए, आपके पास है सक्सेस, ट्रबल, प्रोबेबल, एक्सट्रीम, कॉस्ट्यूम, फीबल। आप चेक करें आपके पास इन सब में से फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो सबका सेम है, नहीं, सेम नहीं है। STPECF ऐसा ही है ना, तो आपने चेक करना है कि S, यहाँ पे देख लें, STPECF, चेक करें ज़रा इनमें से अल्फ़ाबेटिकली कौन सी चीज़ पहले आती है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, यानी कि हमारे पास फर्स्ट पे आ जाएगा कॉस्ट्यूम, सेकंड पे आ जाएगा हमारे पास एक्सट्रीम, थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा फीबल, फोर्थ पे आएगा प्रोबेबल, फिफ्थ पे सक्सेस और सिक्स पे ट्रबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नाउ ट्राई दीज। अब इनको ट्राई करना है, आप देख लें इनके फर्स्ट लेटर सबके सेम है, यानी कि C। सेकंड लेटर की बेस पे चेक करें तो OUEAHR, यानी कि सेकंड लेटर किसी का भी सेम नहीं है, तो अब हम सेकंड लेटर की बेस पे चेक करेंगे, ठीक है। उसको जब हमने चेक किया तो हमारे पास ये वाली जो हमारे पास ऑर्डर है वो ये वाला बना, ठीक है। थर्ड वाला है, थर्ड है हमारे पास मोर डिफ़िकल्ट है, मैंने आपको सिखा दिया है, अब ये आपने खुद करना है, डन। उसके बाद नीचे आ जाए हमारे पास पुट अ सर्कल राउंड द वर्ड विच इज़ नॉट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपने उस वर्ड को राउंड करना है, सर्कल करना है जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ हमें कैसे पता चलेगा, ज़रा बेटा देखें, BC
DEFGHIJKLMN। देखिए N लिखा हुआ है लेकिन उससे पहले P लिखा हुआ है, N से पहले तो P नहीं आता, तो इसका मतलब कि इसकी वजह से हमारा पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला जो सीक्वेंस है वो ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले में भी आप चेक करेंगे, थर्ड वाले में भी आप चेक करेंगे, फोर्थ वाले में आ जाए। मैं फोर्थ वाले की एक एग्जांपल मैंने खुद की है, जैसे है हमारे पास लाई, लाइट, लिव, लिमिट, लिंगर, लिंक। ये हमारे पास सेकंड जैसा है। ठीक है, LIE, LI, 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 LI। ठीक है, हमने थर्ड जो लेटर है उसकी बेस पे चेक करना है, EGVMNN। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि इनमें से जो हमारे पास थर्ड लेटर्स जितने भी हैं इनमें से कौन सा वाला है ऐसा है जो कि पहले नहीं आता था और वो वहाँ पे पहले लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ऑर्डर ख़राब हो रहा है। ABCDEFGHI, देखें आई है और आई के बाद जो है हमारे पास ABCDEFGHIJKLMN। अब देखें M पहले आता है तो M वाला अपनी जगह पे लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन उससे पहले V वाला लिखा हुआ है, LIV। तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से हमारा पूरा जो ऑर्डर है वो ख़राब हो रहा है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। डन। आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको इसको एक और लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी, बट आप कोशिश करें कि आपको समझ आ जाए, ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है। फाइन, अच्छा जी, अब आ जाए बेटा, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 2 मीनिंग्स फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी, राइट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड। आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इनके मीनिंग्स अपनी डिक्शनरी में से हर वर्ड के 2 मीनिंग्स निकालने हैं और उनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। बेटा एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, हमने क्या करना है, हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं हमने उनके कोई 2 मीनिंग्स राइट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है वर्ड कैच। कैच का एक मीनिंग तो होता है होल्ड समथिंग, यानी कि कुछ पकड़ना। शी थ्रू द बॉटल एंड कॉट अगेन, उसने एक बोतल फेंकी और फिर दोबारा पकड़ ली। कॉट जो है वो कैच की ही सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्चर, कैच का ही सेकेंड मीनिंग है हमारे पास कैप्चर। वी कुड नॉट कैच अ सिंगल रैबिट, हम एक भी रैबिट यानी कि खरगोश नहीं पकड़ सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चेस्ट। चेस्ट एक तो होता है लार्ज बॉक्स यानी कि बड़ा डब्बा, शी हिट द बॉल इन द चेस्ट, उसने अपनी बॉल को, उसने गेंद को चेस्ट में छुपा लिया यानी बड़े डब्बे में छुपा लिया। और एक होता है द फ्रंट सरफेस ऑफ पर्सनस बॉडी, यानी कि आपकी गर्दन से लेकर जो पेट तक का हिस्सा होता है उसके दरमियान वाले हिस्से को हम कहते हैं चेस्ट। ठीक है, ही क्रॉस्ड हिज आर्म्स अक्रॉस हिज चेस्ट, उसने अपने बाजू अपने सीने पर बांधे। ठीक है, चेस्ट कहते हैं सीना को। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा थर्ड वर्ड है हमारे पास ग्राउंड। ग्राउंड का एक मीनिंग है सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ, उसका सेंटेंस क्या बना है, ही ले ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर लेट गया। सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब है कि आपकी ज़मीन की जो सतह होती है वो। और एक और है हमारे पास एरिया ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन के किसी टुकड़े को भी हम कहते हैं ग्राउंड, जैसे कि फुटबॉल ग्राउंड। ठीक है, तो ही प्लेज इन फुटबॉल ग्राउंड, तो वो फुटबॉल ग्राउंड में खेलता है। ये भी मैंने सेंटेंस बना लिया यहाँ पे, ये आपने एज इट इज़ यहाँ से नोट करना है अपनी बुक पर। अगर आपको लगता है कि आप कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर कंपल्जन नहीं है कि आप यहीं से देख के सेंटेंस बनाएं। नेक्स्ट आ जाए आपके पास अ हर्ड ऑफ वर्ड्स, ये हमने अपनी बुक पे भी किया था। कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ये। सम नाउन्स नेम अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो थिंग्स की कलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। दीज आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स, उनको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पैक ऑफ हाउंड्स और अ डेक ऑफ कार्ड्स। फॉर एग्जाम्पल हाउंड्स के जो हमारे पास ज़्यादा हाउंड्स होते हैं हम उनको कहते हैं पैक ऑफ हाउंड्स, और इसी तरह अगर हमारे पास ज़्यादा कार्ड्स होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, आप इसी की एग्जाम्पल देख लें, वी डोंट से अ पैक ऑफ क्लोथ्स और अ पैक ऑफ स्टोन्स। जिस तरह हमारे पास पैक ऑफ हाउंड्स होता है हम ये नहीं कहते कि पैक ऑफ क्लोथ्स, और इसी तरह डेक ऑफ कार्ड्स होता है तो हम ये नहीं कहते कि डेक ऑफ स्टोन्स। ठीक है, हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ फ्रेजेस बट दे आर नॉट करेक्ट, राइट द करेक्ट वंस। आपको लिस्ट ऑफ फ्रेजेस दी हुई है लेकिन ये करेक्ट नहीं है, आपने करेक्ट करके लिखना है। अ बंच ऑफ वुल्व्स, तो मैंने तो आपको जब फर्स्ट टाइम हम पेज नंबर 7 पे बुक पेज नंबर 7 पे कर रहे थे, मैंने आपको तभी बताया था कि बंच ऑफ वुल्व्स नहीं कहेंगे, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ पैक ऑफ बीज, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, अ पैक ऑफ वुल्व्स होता है। अ क्लम्प ऑफ आंट्स नहीं होता, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज होता है, ट्रीज के लिए क्लम्प ही यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अ नेस्ट ऑफ ट्रीज, नेस्ट ऑफ ट्रीज नहीं होता, नेस्ट ऑफ आंट्स होता है। अ स्वार्म ऑफ ग्रेप्स नहीं होता, अ स्वार्म ऑफ बीज होता है। ठीक है, ग्रेप्स के लिए तो हम बंच यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए. हेयर आर सम मोर कलेक्टिव नाउन्स, राइट द करेक्ट फ्रेजेस. आपको वर्ड एक तरफ जो कलेक्शन दी हुई है वो दी हुई है और दूसरी तरफ आपको थिंग्स दी हुई हैं. आपने देखना है कि कौन सी जो थिंग्स की कलेक्शन होती है उसके साथ कौन सा नेम आता है. फॉर एग्जांपल लिटर ऑफ किटन्स. नेक्स्ट है पास लिटर के नीचे बेटा आपके पास ग्रुप है, लेकिन ग्रुप इस पूरी जो आपके पास लिस्ट है इसमें 2 टाइम्स है. ग्रुप की जगह यहाँ पे बैंड आएगा. बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ट्रूप ऑफ मंकीज, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, गैंग ऑफ थीव्स, सेट ऑफ चाइना, शीफ ऑफ कॉर्न, शोल ऑफ फिश, स्वीट ऑफ फर्नीचर, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ठीक है बेटा. उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पे. ये भी हमारे पास सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं. आपने इनको याद रखना है, ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं. ये ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिव नाउन्स रखने की कोशिश करें, ये आपकी वोकैबुलरी के लिए अच्छे हैं. लास्ट पेज है हमारे पास हमारी वर्कबुक का, विच इज़ पेज नंबर 6. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. सम ऑफ द कलेक्शंस आर नॉट ऑन दिस पेज, यू हैव रेड अबाउट देम बिफोर. आपने ब्लैंक्स फिल करनी है. कुछ कलेक्शंस यहाँ इस पेज पर नहीं दी हुई, लेकिन आपने उनके बारे में पहले पढ़ लिया है ऑन बुक पेज नंबर 7. A dash of sheep, flock of sheep. A dash of keys, bunch of keys. A dash of elephants, herd of elephants. A dash of cards, deck of cards. A dash of books, library of books. A dash of trees, clump of trees. A dash of hounds, pack of hounds. A dash of puppies, litter of puppies. ठीक हो गया बेटा. अब आ जाए आप अपनी बुक पे पेज नंबर 8. वेट अ सेकेंड, मैंने उसकी पिक्चर नहीं ली, मैं उसकी पिक्चर ले लेती हूँ. जी बेटा, ये देख लें हमारे पास है सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच. द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ठीक है. रिकॉल द फर्स्ट 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट 7 पार्ट्स कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन. इनको ज़रा रिकॉल करें और ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच. ये आपने अपनी नोटबुक पे वर्क करना है. आपने फर्स्ट 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं इनको रिकॉल करना है और हर एक की एक एक एग्जाम्पल आपने राइट करनी है. आपने कैसे राइट करनी है कि आपने ऊपर टॉपिक देना है पार्ट्स ऑफ स्पीच का. ठीक है. नीचे आपने एक क्वेश्चन लिखना है कि रिकॉल द फर्स्ट 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच. और उसके बाद आपने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपने लिखा नाउन, तो नाउन के आगे आपने एग्जाम्पल देनी है, जैसे कि अली हो गया, अहमद हो गया, अब्दुल्ला हो गया, उसाफ हो गया. फिर नेक्स्ट आपके पास प्रोनाउन. प्रोनाउन में आप ही, शी, इट, दे, वी, यू, इस तरह करके कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. आपने हर एक की एक एक एग्जाम्पल देनी है. फाइन. नेक्स्ट है हमारे पास मेक लिस्ट ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग पैसेज. मैं नहीं करवा रही ये, मैं सिर्फ समझा रही हूँ. आपको ये पैसेज दिया हुआ है, मैं पढ़ा देती हूँ. आपने इसमें से नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की तारीफ करे, कि नाउन के बारे में कोई चीज़ बताए, कोई एक्सप्लेन करे. वन डे मर्लिन द विज़र्ड केम आउट ऑफ द डीप ग्रीन वैलीज ऑफ वेल्स एंड पास्ड अलॉन्ग द स्टोन वे टू लंडन. हमने सबसे पहले तो ज़रा इसमें से नाउन्स फाइंड करें. तो नाउन क्या कौन कौन से हैं? सबसे पहला नाउन तो है हमारे पास मर्लिन. दूसरा है हमारे पास वेल्स, वेल्स किसी जगह का नाम है. तीसरा है हमारे पास लंदन. ठीक है. अब इसी में से मैं आपको बता देती हूँ प्रोनाउंस. तो इसमें कोई भी नहीं है. वन डे मर्लिन द विज़र्ड केम आउट ऑफ द डीप ग्रीन वैलीज ऑफ वेल्स एंड पास अलॉन्ग द स्टोन वे टू लंदन. इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कोई प्रोनाउन नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव ज़रूर है. कौन सा? मर्लिन द विज़र्ड. आपको मर्लिन क्या है? नाउन है, और नाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या था. नाउन क्या था? विज़र्ड था, जादूगर था. तो ये विज़र्ड क्या है? ये आपका एडजेक्टिव हो गया. केम आउट ऑफ द डीप ग्रीन वैलीज ऑफ वेल्स. वेल्स जगह का नाम है, वैली का नाम है, वो नाउन है, लेकिन आपको उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरह की थी. वो डीप ग्रीन थी, बहुत सब्ज़ थी, बहुत सरसब्ज़ थी. तो डीप ग्रीन क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया. एंड पास्ड अलॉन्ग द स्टोन वे टू लंडन. ही वॉज अ फेमस मैन एंड नो वन डेयर्ड टू अटैक हिम ऑन द वे. मैन हमारे पास नाउन हो गया, और फेमस था,
मैन हमारे पास नाउन है और नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा आदमी था, वो फेमस था, बहुत मशहूर था। तो फेमस क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है, ठीक है। एंड नो वन डेयर्ड टू अटैक हिम ऑन द वे। हिम हमारे पास क्या है, हिम हमारे पास प्रोनाउन है। When he got to London, he spoke to the bishops and they called a meeting in the great Abbey church. Suddenly, everyone in the church started to murmur because there appeared outside the church a great stone. On the stone was an anvil and in the anvil was a shining sword. बाकी का पूरा जो पैराग्राफ है इसमें से मैं आपको नहीं करवाऊंगी, मैंने आपको थोड़ा सा करके बता दिया कि आपने क्या करना है। आपने नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करने हैं। आपका वर्क मैं चेक करूंगी, अगर आपका वर्क ठीक नहीं हुआ तो मैं आपको ये दोबारा करवा दूंगी, ठीक है। नीचे आ जाए बेटा, फाइंड वर्ब्स एंड एडवर्ब्स, फाइंड 6 इंटरेस्टिंग वर्ब्स एंड 6 इंटरेस्टिंग एडवर्ब्स इन द स्टोरी। आपने स्टोरी के अंदर से 6 वर्ब्स और 6 एडवर्ब्स जो है फाइंड करने हैं। आप अपनी बुक के ऊपर ही, चैप्टर के अंदर ही उनको फाइंड करके उनको अंडरलाइन कर दें, इसे आपने अपनी नोटबुक पे नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। इंटरजेक्शन इज एन एक्सक्लेमेशन, वर्ड्स विच शो फीलिंग, इमोशन, एंगर एंड डिलाइट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कहते हैं बेटा एक्सक्लेमेशन को। एक्सक्लेमेशन क्या होता है, वो अल्फाज जिनसे आपका कोई आप इसको कहते हैं जज्बा, किसी जज्बे की झलक नज़र आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप गुस्सा करते हैं, ठीक है, तो आपके गुस्से का पता चले। आप हंसते हैं, आप खुश हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप कहते हैं ये हुर्रे, तो आप क्या कर रहे हैं, ये इंटरजेक्शंस हैं, ये हुर्रे, आपकी खुशी का पता चल रहा है। इसी तरह आपके किसी भी इमोशन का पता चले किसी चीज़ से, किसी वर्ड से, तो वो क्या होगा, किसी फीलिंग का पता चले तो वो इंटरजेक्शन होगा, ठीक है। आपकी खुशी का, आपके गुस्से का, आपके गम का, आपके दुख का, आपकी परेशानी का, ये सारी चीज़ों का जिन वर्ड्स से हमें पता चलता है वो कौन से होते हैं, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस के आगे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ठीक है। नीचे आज एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, अंडरलाइन द इंटरजेक्शंस इन द फॉलोइंग। इंटरजेक्शंस अंडरलाइन करें। सबसे पहली सेंटेंस है हमारे पास, व्यू दैट वाज अ गुड रन। अब व्यू देखें, व्यू लिखा हुआ है और उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है। आपको यहीं से पता चल गया कि ये आपका इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन के आगे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, वी हैव लॉस्ट द बैटल, अलास। अलास मतलब अफसुर्दा जब होता है इंसान तो उसके लिए अलास का वर्ड यूज़ होता है। अलास के आगे भी इंटरजेक्शन के जो भी इंटरजेक्शंस होती हैं उनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, अलास के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है। आपको पता चल गया कि भाई ये तो इंटरजेक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास ये हमारे पास इंटरजेक्शन है, और नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है उसमें हुर्रे हमारे पास इंटरजेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 3 इंटरजेक्शंस इन द स्टोरी। जिस तरह आप वर्ब्स और एडवर्ब्स को अंडरलाइन करेंगे स्टोरी में, इसी तरह आपने इंटरजेक्शंस को भी स्टोरी में अंडरलाइन करना है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी अदर इंटरजेक्शंस दैट यू कैन थिंक ऑफ। आपने अपनी नोटबुक पर कोई और इंटरजेक्शन जो आपको लगता है कि आप सुनते हैं, आपकी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि ये, ओह नो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिनसे आपकी किसी फीलिंग, किसी इमोशन का पता चलता है, वो आपने अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं। 3 इंटरजेक्शंस आपने अपनी नोटबुक पे कहीं खुद से ढूंढने हैं, खुद से देखने हैं, जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, और वो आपने राइट डाउन करने हैं। हमने आज बहुत सारा काम किया है, ये सारा काम आपने एक ही दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा, और अपना वर्क बहुत नीट एंड क्लीन करना है। हमने बुक पेज नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर वर्ड सेंटेंसेस किए हैं। बुक पेज नंबर 8 हमने कंप्लीट किया है। वर्कबुक पेज नंबर 3, 4, 5 और 6 हमने आज किए हैं। ये सारा काम अपनी वर्कबुक, नोटबुक और बुक पे करना है, जिस तरह मैंने आपको लेक्चर के अंदर बताया है और जिस तरह आपको डायरी भी सेंड की है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।